Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इसका क्या मतलब है? इसका बिल्कुल सादा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी यानी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स के लिए रग़बत या मोहब्बत, एफिनिटी कहते हैं रग़बत को, मोहब्बत को, इंटरेक्शन को या फिर किसी दिलचस्पी को। तो बात यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एटम कितनी दिलचस्पी रखता है, इसको हम पढ़ते हैं बतौर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम इसी बात को अपने लास्ट लेक्चर के कंपैरेटिवली करें, जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल थी या आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें ऐसा था कि आपके पास एक था एटम और उस एटम में एक न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो था ये कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे और एनर्जी देनी पड़ती थी, यानी द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए जो एनर्जी है वो एनर्जी कहला रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जो आज हम करने लगे हैं वो इसका मुज्जाद होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपके पास एक एटम है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अभी दाखिल नहीं हुआ है, बल्कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में दाखिल करना है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन निकालना था, अब इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है। पहले एनर्जी दी गई थी जो कि रिक्वायर थी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालते हुए भी एक एनर्जी निकलेगी जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप उसको सिंपली E बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एक जो हमने कंपैरिजन किया, इसमें हमें वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों तरह की एनर्जीज ही हैं, बट एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो दाखिल हो रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और ये वो एनर्जी है जो निकल रही है जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर दाखिल करते हैं। तो बात यहाँ पर ये है, आप इसकी अगर डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी। The electron affinity of an atom is energy released when an electron adds to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form anion having unit negative charge। तो हमने सिंपली ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में क्या है, एक एटम से रिलीज होने वाली एनर्जी है, और वो एनर्जी कब रिलीज हो रही है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स, जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, कब या कहाँ, टू एन एम्प्टी, या तो बिल्कुल खाली ऑर्बिटल हो, जैसे मिसाल के तौर पर S में, P में जो बिल्कुल खाली हो, या पार्शली फिल्ड, या पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन अधूरे ऑर्बिटल फिल्ड हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कि एटॉमिक कन्फिग्रेशन यूं भी होती है कहीं खत्म 1s1 पर, तो 1s1 का मतलब होता है पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर हमारे पास 1s2 तो फिल्ड हो लेकिन 2s खाली हो या कोई भी ऑर्बिटल खाली हो तो उसको हम एम्प्टी बोलते हैं। तो एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी, इसको थोड़ा सा आगे जाकर देख लेंगे। और क्या लिखता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया एक एटम के अंदर जिसका ऑर्बिटल या तो पार्शली फिल्ड था या फिर एम्प्टी था, और ये बात शर्त है कि जो एटम हो ये कंप्लीटली आइसोलेटेड हो, यानी अकेला हो, गैसियस हालत में हो, यानी अकेला एटम आइसोलेटेड और गैसी हालत में हो, तो तब हमने ये शर्त आयद करनी है। और हमने दाखिल कहाँ करना है इलेक्ट्रॉन, इन इट्स वैलेंस शेल या वैलेंस एनर्जी लेवल, यानी सबसे आखिरी एनर्जी लेवल में हमने इलेक्ट्रॉन दाखिल करने होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन वसूल कर ले तो उस पर चार्ज आ जाता है जो कि नेगेटिव होता है। तो हमने एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला एनाइन पैदा कर लिया है इस तरीके से। तो आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई होगी। अगर हम कंपैरिजन कर दें आयनाइजेशन एनर्जी से, तो वहां कहा गया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन
from the valence shell of isolated gaseous atom to make it cation, to make it cation, यानी वहां पर कैटाइन बनता था इलेक्ट्रॉन देने के बाद, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद यकीनन नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो अपने दिमाग में इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस जहन में रखिएगा। अगर हम इसी डायग्राम को एक छोटी सी इक्वेशन की शक्ल में शो करें तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन एटम है। अब इस क्लोरीन एटम में हमने इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया है, तो क्लोरीन एक नेगेटिव आयन वाला क्लोराइड आयन बन जाएगा। और जैसे हमने कहा कि इसके साथ जो एनर्जी होगी वो खारिज होगी, और वो कितनी है यहाँ पर 349 किलो जाउल पर मोल। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर 349 एनर्जी है और लास्ट टाइम भी हमने कुछ ऐसी एनर्जीज पढ़ी थी जो पॉजिटिव थी, क्या ये भी पॉजिटिव है? नहीं, यहाँ पर आपने एग्जैक्टली नेगेटिव जरूर लगाना है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने भूलना नहीं है। तो ये नेगेटिव शो करता है एनर्जी के रिलीज होने को, ना कि ये किसी एनर्जी की नेगेटिव मिकदार है। तो यहाँ पर आपको जो ये डायग्राम थी इसने बताया कि अगर आप इसको बिल्कुल इक्वेशन की शक्ल में शो करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, और यही डायग्राम अगर आपने डेफिनेशन की शक्ल में शो करनी है तो फिर आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको आ गई, क्या डेफिनेशन भी आ गई और एक एग्जाम्पल भी आपने यहां पर हल कर ली। अब एक नजर देखते हैं उन ट्रेंड्स के ऊपर कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां पर घटती और कहां पर बढ़ती है और किस तरीके से घटती बढ़ती है। आइए देखते हैं। ये हमारे पास हो गया पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन। अगर मैं इसमें आपको बात बताऊं एक छोटी सी, वो पुरानी वाली बात दोहराते हैं और फिर दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर में आपसे कहने लगा हूं कि यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही ट्रेंड होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड वैसे ही चलेंगे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड थे, और फैक्टर्स भी वही यहां पर इन्फ्लुएंस करेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी में करते थे। इनको क्विकली देख लेते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम घट जाती है, कम होती है। तो आपको इस ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम। इस तरीके से अगर हम यहां पर एरो लगाएं लेफ्ट टू राइट तो हमें कुछ जो जनरल ट्रेंड मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। तो ये आपके पास लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। लेकिन इसकी वजूहात क्या है, इसके लिए हमें वो फैक्टर्स एक बार देखने पड़ेंगे जो आपको शायद पहले भी आते हैं, लेकिन यहां पर दोबारा से उसको दोहरा लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट हैं, जो टॉप टू बॉटम चलते हुए किसी भी एक ग्रुप में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि जो एटम हाइड्रोजन का है वो छोटा है और लिथियम का उससे बड़ा है, बेरिलियम सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम वगैरह। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जो हम पहले भी मुख्तलिफ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिनके आपको वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें ताकि आपको फायदा हो। तो यहाँ पर लिखता है ये है कि एटॉमिक रेडियस चूंकि टॉप टू बॉटम बढ़ता है, आप इसको नंबर ऑफ शेल से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो देयरफॉर एटॉमिक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर बात ये आती है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ गया तो क्या होगा। होगा ये कि आउटर वॉल शेल का न्यूक्लियस से जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। ये एक अहम बात है। आप इस कंसेप्ट को दो अहम बातों से याद कर सकते हैं। ये आमतौर पर ज़्यादा बुक्स में नहीं होता, लेकिन जब आप किसी चीज़ का फैसला करेंगे, क्योंकि बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने स्पेशली पीरियड्स के अंदर चलते हुए यूनिफॉर्म नहीं रहती है, बल्कि वहाँ बहुत सा एनॉमलस बिहेवियर भी आता है, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर्स भी होते हैं और डेविएशंस भी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐड करने लगा हूँ। ये अपने जहन में रखते हुए बातों को आप सोच सकते हैं, आपको कई मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कभी आप शो करेंगे ईजनेस से, यानी कितना इजी और डिफिकल्ट है किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में दाखिल करना। इसका ताल्लुक यकीनन वैकेंसी से होगा कि कितनी वैकेंसी है
तो मैं फिलहाल लिख रहा हूं वैकेंसी, बेशक आप समझ लीजिए, या इसको मैं लिख देता हूं और डिफिकल्टी। और जो दूसरा मतलब है वो आप वही लेंगे जो कि इसके नाम से शो है, जिसका नाम है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब रग़बत, मोहब्बत या पाने की चाहत। तो बात यहां पर यह है कि इन दो बातों की बिना पर आपने कोई फैसले लेने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एटम जो छोटा है, नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब तरीन है। और छोटे एटम में, मिसाल यूं ले लीजिए, छोटे एटम में होता ये है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं होती, खुले खुले नहीं होते। समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियस है जिसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ है और उसको समझ लीजिए पकड़ के रखा हुआ है। पकड़ना इस एतबार से ले लीजिए कि उस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है दूर वाले या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम से कम की हुई है। तो छोटे एटम में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को शील्ड किया होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करता। मतलब देयर इज अ डिफिकल्टी, आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना। और अगर ऐसा हो जाए तो आपने ये समझ लेना है कि छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करना, चूंकि वैकेंसी नहीं है, खाली जगह नहीं है, एनर्जी ज्यादा निकलेगी अगर आपने इलेक्ट्रॉन दाखिल किया। ये समझ लीजिए जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए उस एटम को डिस्टेबलाइज करना है, ठीक है ना। जब डिस्टेबलाइज करेंगे और जब वो वापस स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन लेने पर, तो जितना ज्यादा डिस्टेबलाइज हुआ उतनी ही एनर्जी वापस खारिज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि छोटे एटम में से जो एनर्जी है वो ज्यादा निकलेगी, क्योंकि देयर इज नो वैकेंसी एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो दूसरी बात साथ साथ कर लेते हैं ताकि आपको पहली बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो ये कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो ये देखें इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे जैसे यूं समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के जो पहरेदार हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं, अब फैले हुए हैं, अब उनके दरमियान में खाली जगहें मौजूद हैं। मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं, तो वैलेंस शेल में स्पेशली सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं और आने वाला एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, उसको वैकेंसी आसानी से मिल सकती है। यानी देयर इज easiness or easy to add an electron in the valence shell of bigger atoms having larger radius। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से दाखिल हो जाएगा और निकलने वाली एनर्जी की मिकदार कम होगी। यानी ऊपर वाले जिसमें एटम का साइज छोटा है, एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे एनर्जी कम निकलेगी और एटम का साइज बढ़ जाएगा। यानी बिगर द एटम लोअर इज द एनर्जी। यानी यहां पर एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जितना एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो बहरहाल ये मैंने आपको इस फैक्टर की बिना पे समझाया कि वैकेंसी या डिफिकल्टी, कि जितनी ज्यादा डिफिकल्टी है उतना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन दाखिल करना। यहां साथ साथ में एक बात और बताता चलता हूं आपको। वो क्या बात है, देखिए एक बात सुने। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको नेगेटिव मिलेगी, लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको पॉजिटिव होती नजर आएगी। आप कहेंगे ये क्या, कि एनर्जी यहां पर ऐड भी होती है। यानी ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, और ये जो बात हुई थी जो नेगेटिव के साथ थी वो थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस बात को समझने के लिए मैं छोटी सी यहां पर एग्जांपल कोट करता हूं। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि समझ लीजिए ये आपके पास वो एटम है जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है या इलेक्ट्रॉन देना है। ये वो एटम है आपके पास जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है। अब इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए क्या होगा, एटम समझ लीजिए स्टेबलाइज है, वो एक और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है और कोई इजाफी एनर्जी लेना पसंद नहीं करता। यानी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी एनॉमलीज भी हैं, बहरहाल उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आसान बात समझ लीजिए, आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन दाखिल करना। तो क्या होगा, तो होता यह है कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देने से ये एटम डिस्टेबलाइज हो जाता है, यानी ये खुलता है, वैकेंसीज बढ़ती हैं और इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाता है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने के बाद वो जो स्पीशी है उसको स्टेबलाइज होना है। अगर वो स्टेबलाइज नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये नया बनने वाला आयन स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी जरूर खारिज करेगा, और जो एनर्जी है वो यहाँ पर खारिज हो गई है।
अब आपने देखा होगा कि मैंने वो एनर्जी जो दाखिल की है वो थोड़ी है और जो एनर्जी मैंने निकाली है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या आएगा कि एनर्जी निकलेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ लिख देते हैं इवोल्व। इसलिए ही हम ये लिख रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो ऐसे होती है कि एनर्जी इवॉल्व होती है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव है, मतलब उसमें दाखिल होने वाली एनर्जी कम और निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है, इसलिए निकलने के एतबार से नेगेटिव, नून से नेगेटिव, नून से निकलना, तो देखें एनर्जी निकल रही है या इवॉल्व हो रही है। लेकिन जब ये मामला सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आता है तो आप समझ लीजिए कि इसी एटम के अंदर अब आपको फिर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है। ये अब इंतहाई स्टेबल जर्रा बन चुका है। इस इंतहाई स्टेबल आयन में इलेक्ट्रॉन दाखिल करना अब पहले के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल होगा। अब क्या करें, अब फिर वही करना पड़ेगा, मतलब पहले डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन अब आपने दाखिल कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब दाखिल करने के बाद वो दोबारा स्टेबलाइज होगा तो पहले के मुकाबले में जो एनर्जी खारिज करेगा वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या कहने का है, इसका मतलब यह है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तज़किरा आता है तो वो कुछ इस अंदाज में ही आता है कि एनर्जी यहां पर भी निकलती है लेकिन दी जाने वाली एनर्जी से कम होती है। इसलिए ओवरऑल एनर्जी चेंज ऐसे आता है कि एनर्जी दी गई है प्लस, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को आप प्लस साइन के साथ शो करते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। इस एक्सप्लेनेशन की बिना पर आप ये जवाब दे सकते हैं कि व्हाई द फर्स्ट electron affinity is with negative sign and the second electron affinity is represented by the positive, because there is more energy which is absorbed than evolved, and in the first case the more energy is evolved than absorbed, so that's why we have a clear answers। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी अगर देखा जाए तो इसी तरह ही है। जैसे देखें, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जो शील्डिंग इफेक्ट है। अब क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का आना वहां पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन बात यहां पर यह है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा खुल जाएंगे उतनी वैकेंसी बढ़ने लगेगी। इसलिए बड़े एटम में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ये आसानी पता कर देता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर दाखिल हो जाए। तो इसका मतलब यह है, फिर बात भी आएगी, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इसका मतलब है एटॉमिक साइज बड़ा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में दूर दूर, और वैकेंसीज उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का दाखिल करना आसान। तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी कम खारिज होगी, क्योंकि देयर इज अ ईजीनेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। अब चलते हैं अपने थर्ड न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर पर। न्यूक्लियर चार्ज के जो फैक्टर है या न्यूक्लियर चार्ज एज अ फैक्टर जो है ये लेफ्ट टू राइट चलते हुए ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम भी सिखाया गया था, मैं फिर यहां बात कर देता हूं। अगर हम लेफ्ट राइट चलते हैं तो एटम्स का जो साइज है वो छोटा होता जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेल कम होते जा रहे हैं। शेल ड्यूरिंग द पीरियड कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन यहां पर जो अहम बात है वो ये है कि प्रोटॉन में इजाफा होता रहता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जितना आगे जाएंगे और एटम छोटा होता जाएगा, इसकी वजह न्यूक्लियर चार्ज है, और ये भी हमने एटॉमिक साइजेस के अंदर डिस्कस किया था। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी आसमान में न्यूक्लियस बढ़ता है तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है, तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स या अपने इर्द गिर्द वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन शो कर सकता है। लेकिन यहां पर एक मामला ये आता है कि जैसे जैसे एटम का साइज छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन वही काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, या समझ लीजिए वो मुश्किल पैदा कर देते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कि वो किसी एटम में दाखिल हो। यानी वही कंसेप्ट आज दोबारा लगा सकते हैं कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो फिर जो एनर्जी होगी वो ज्यादा खारिज होगी, क्योंकि आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन दाखिल करना, बड़ी ताकत लगाकर इलेक्ट्रॉन दाखिल करना होगा। और बड़े एटम के अंदर क्या होगा, वैकेंसी ज्यादा होंगी और क्या होगा, साथ साथ एनर्जी कम खारिज होगी। तो लेस एनर्जी और यहां पर मोर एनर्जी, कंसेप्ट सेम, कंसेप्ट वही रहेगा, यानी छोटा एटम मोर एनर्जी विल रिलीज, जैसे कि यहां पर भी है, और बड़ा एटम
और लेस एनर्जी इज रिलीज। तो लेस एनर्जी है इनिशियली लेफ्ट साइड पर और मोर एनर्जी है ऑन द राइट साइड पर। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। अब छोटा सा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका एनॉमलस बिहेवियर है। वो एनॉमलस बिहेवियर कुछ मैं आपको शो करता हूं। देखिए हमने लिखा है कि टॉप टू बॉटम चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो घटती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिक्र करते हैं यहां पर लिखकर कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमें एक बात सीखने को मिलेगी, वो ये कि हमें लगता था कि फ्लोरीन चूंकि ऊपर है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और नीचे चलते हुए वो कम होती जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है बनिस्बत किसके, क्लोरीन के। अब ये क्या बात आ गई? ऐसी ही बातों को हम एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं और इसी को ही थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक और बात लिखी दी थी, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी, रग़बत, मोहब्बत, ठीक है ना। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि फ्लोरीन का एटम चूंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, यानी ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा एटम है बानिस्बत किसके, क्लोरीन के। तो मैंने यहाँ पर इनके साइजेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिया है कि फ्लोरीन वाकई में एक स्मॉल और क्लोरीन यहाँ पर एक लार्ज एटम है। अब होना तो ये चाहिए कि स्मॉल की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और बिगर की कम होनी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बिगर एटम है उसकी ज़्यादा है। अब आप सोच लीजिए कुछ इस अंदाज में कि फ्लोरीन के पास जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो खासा ज़्यादा है बानिस्बत किसके, क्लोरीन के। अब क्या होगा? अब ये होगा कि फ्लोरीन का जो न्यूक्लियाई है वो अपने साइज के एतबार से जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो कुछ ज़्यादा लगा सकता है, और कुछ इतना ज़्यादा लगा सकता है कि उसके एटम के बाहर भी आप समझ लीजिए उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, एक बाकायदा तौर पर अट्रैक्ट करने के लिए एक सफ़ेयर है, ऐसे समझ लीजिए आप। यानी इलेक्ट्रॉन जब अगर आया करीब इसके तो क्या होगा, उसके ऊपर अट्रैक्शन होगी, आसानी होगी और वो फौरन अंदर दाखिल हो जाएगा। गो के यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बात कि फ्लोरीन हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज, नंबर वन। नंबर टू, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन दोनों के बिना पर होता यह है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब एफिनिटी है, मोहब्बत है, रग़बत है, वो फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने पर क्या होगा, जो एनर्जी खारिज करेगा वो कम खारिज करेगा बनिस्बत किसके, क्लोरीन के। क्योंकि क्लोरीन का जो सफ़ेयर है या कह लीजिए सफ़ेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक इम्पैक्ट है वो इतना दूर तक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ईजी और यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट और इजी होने की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन दाखिल करना मुश्किल है, तो ज़्यादा एनर्जीज़ का यहाँ पर अमल दखल होगा और इस अंदाज में आप क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा देखेंगे और फ्लोरीन की कम देखेंगे। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी, अगर आपको समझ में आ जाती है तो बात ठीक है। यानी आप कुछ चीज़ों को नंबर ऑफ वैकेंसीज और डिफ़िकल्टी के एतबार से डिस्क्राइब कर सकते हैं और कहीं जगहों पर एफिनिटी के एतबार से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर और भी है और वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर उनका भी बड़ा अहम किरदार है। उन ऑर्बिटल्स जो कि पहले से कंप्लीटली फिल्ड हों या काफ़ी स्टेबल हों, उनमें इलेक्ट्रॉन दाखिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और ऐसे जो कि खाली ऑर्बिटल हों या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, उनमें इलेक्ट्रॉन दाखिल करना आसान होता है। तो यहाँ इस फैक्टर को भी डिस्कस किया जा सकता है। तो बहरहाल ये थे हमारे पास चंद एक फैक्टर जिनकी बिना पर हमने देखा कि फ्लोरीन हैज़ अ स्मॉल। देखिए, अगर आपने ये सारी एक्सप्रेशन नहीं लिखनी, क्योंकि बुक्स में आमतौर पर ये सवाल का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता, बस एक बात कह दी जाती है, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज सो इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्चुअली वैल्यू के एतबार से है, ये वाली बात अपने दिमाग में बिठा लें। लेकिन जो मैंने आपसे बात कही है वो है मोहब्बत, यानी अफेक्शन, कि फ्लोरीन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एफिनिटी रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है तो
इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो गया तो एनर्जी कम खारिज हो गई। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज सो इट हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू द क्लोरीन। हाँ, अगर आप क्लोरीन से आगे चलते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ट्रेंड यही फॉलो किया जाएगा। मतलब क्लोरीन की ज़्यादा, ब्रोमीन की कम और आयोडीन की उससे भी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर किसी का फ़ायदा चाहते हैं तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।